जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एस.एन.डी क्लास में स्वागत करते हैं। हमने 3 पार्ट में अकाउंट का मॉडल पेपर एक देखा था। आइए आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट का। पहला क्वेश्चन है सीमांत तुष्टि द्वारा सीमांत तुष्टि गुण द्वारा तुष्टि गुण द्वारा नहीं, तुष्टि ह्रास नहीं करते। सीमांत तुष्टि ह्रास नहीं है, ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन गोसेल के द्वारा। गोसेल, फ्रेडरिक बी है, फ्रेडरिक सी है, मार्शल और डी है फ्रेजर। हमें पता है सीमांत तुष्टि ह्रास नियम की व्याख्या करने वाले अर्थशास्त्री गोखले महोदय हैं, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है? किस प्रकार की लागत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्थिर लागत, बी है सीमांत लागत, ऑप्शन सी है अवसर लागत और ऑप्शन डी है परिवर्तनशील लागत। हमें पता है कि वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी जिसको कहते हैं वह फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए स्थिर लागत आंसर होगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है? निम्नलिखित में से
कौन सी दशा है? निम्नलिखित में से कौन सी दशा है? पहला ऑप्शन है औसत आय बराबर सीमांत आय। तीसरा ये ऑप्शन है औसत आय बराबर सीमांत आय। ऑप्शन बी है औसत आय ग्रेटर देन सीमांत आय। ऑप्शन सी है औसत आय लेस देन सीमांत आय। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में AP इक्वल MP होता है। AP इक्वल MP होता है, ठीक ना, तभी पूर्ण प्रतियोगिता माना जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। तब 3 क्वेश्चन हो गए, देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको देख ले एक बार। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण गलत है? निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण गलत है? निम्नलिखित, ठीक ना। ऑप्शन ए AP इक्वल TP इंटू L। ऑप्शन बी दे रहा है NP इक्वल TPN मल्टीप्लाई TPN -1। सी है AP इक्वल QTP डिवाइड अपॉन L, ठीक। ऑप्शन डी
टी पी इक्वल AP इंटू L। AP इंटू L। तो अगर इस समीकरण की बात करें तो समीकरण में पहला वाला जो समीकरण है वो गलत होगा, बाकी जो समीकरण सही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि पूर्ति बेलोचदार हो तो पूर्ति बे एक मिनट यदि पूर्ति बेलोचदार हो तो उस दशा में ES इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन बी है ES ग्रेटर इक्वल 1 होगा। ऑप्शन सी है ES ग्रेटर देन 1 होगा। नहीं 1 नहीं 0। और डी है ES लेस देन 0 होगा। तो जब पूर्ति बेलोचदार होती है तो उस दशा में जो मेरा ES होता है क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम क्या था। विश्व आर्थिक मंदी का कालक्रम क्या था। कालक्रम क्या था कह रहा है विश्व में जब आर्थिक मंदी आई थी वह सन कौन सा था, समय क्या था। ऑप्शन ए दे रहा है 1920 से 1930। बी दे रहा है 1922 से 1925, 1922 से 1925। और ऑप्शन सी दे रहा है 1925 से 1926। और ऑप्शन डी दे रहा है 1929 से 1930। 1929 से 1930, ठीक ना, 30 ऐसे ही लिख देते सही रहेगा। 1929 से 1930। तो हमें पता है विश्व आर्थिक मंदी जब आया था तो उसका कालक्रम, उसका समय अवधि क्या है, 1929 से 1930 की अवधि है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसको आप देख लें। अगले क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ चलते हैं, देख लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती हैं। अर्ध टिकाऊ
वस्तुओं में शामिल होती हैं। ऑप्शन ए है क्रॉकरी, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर, सी है वातानुकूलन, वातानुकूलित जिसको फ्रीज करते हैं, एसी जिसको कहते हैं। और डी है उपरोक्त सभी। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में ये तीनों ऑप्शन आते हैं, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है। ऑप्शन दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें। ये होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें। ऑप्शन बी दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावटें। सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावटें। ऑप्शन सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। और ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। अभी माइनस है ना, सॉरी माइनस। डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। हमें पता है नेट जीडीपी इक्वल होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें में डिप्रिसिएशन, ह्रास जिसको कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल है। विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल है। ऑप्शन ए है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन बी है वस्तुओं का आयात। ऑप्शन सी है
अनिष्ट हस्तांतरण, अनिष्ट हस्तांतरण, और ऑप्शन डी है ये सभी, ये सभी। चालू खाते करंट अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? सेवाओं का निर्यात भी बैंकों के माध्यम से कराया जाता है, वस्तुओं का आयात भी होता है, अनिष्ट हस्तांतरण भी होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अतः इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस सभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गैर योजनागत व्यय में, गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है अपादान, बी है रक्षा रेखाएं, सी है वेतन और पेंशन, सी है वेतन व पेंशन, और डी है ये सभी, ये सभी। ऑप्शन नंबर 10 के अंतर्गत भी गैर योजनागत व्यय में, ठीक ना, जो बिना किसी योजना के व्यय किए जाते हैं सरकारी तरफ से, क्या क्या हैं? अपादान भी है, रक्षा सेवाएं भी है, वेतन और पेंशन भी है, अर्थात उपरोक्त सही है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुए। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन की तरफ। इसको देख लें। चलिए जी, अति लघु क्वेश्चन जो चलते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए देखते हैं इसको। अब पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती
है। तो आइए सबसे पहले आंसर लिखते हैं औसत आय से आशय। औसत आय से आशय। औसत आय क्या है? किसी देश की कुल आय को किसी देश की कुल आय को किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आय प्राप्त होता है उसे औसत आय कहते हैं। उसे औसत आय कहते हैं। औसत आय की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। औसत आय इक्वल देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या। इसकी गणना करने की विधि पूछा था, उसको पूरे उत्तर लिख दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। 12 नंबर कह रहा है अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। बाजार की परिभाषा दीजिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है। उस संपूर्ण क्षेत्र से है। उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ वस्तु विशेष के क्रेता एवं विक्रेता आपस में
आपस में प्रतिस्पर्धा करके उस क्षेत्र पर उस क्षेत्र भर के लिए वस्तु एवं कीमत स्थापित कर देते हैं। वस्तु एवं कीमत स्थापित कर देते हैं। ठीक है। बाजार क्या है? बाजार वह शब्द है, मार्केट, जहाँ पे क्रेता विक्रेता, परचेजर एवं सेलर दोनों मिलके क्या करते हैं? संपूर्ण क्षेत्र पे आपसी प्रतिस्पर्धा करके, आपस में प्रतिद्वंदिता करके क्या करते हैं? पूरे क्षेत्र भर में वस्तु एवं कीमत को स्थापित करते हैं। मतलब किसी वस्तु को बेचते हैं, उसकी कीमत को निर्धारित करते हैं। वह स्थान क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। यह परिभाषा आपके अर्थशास्त्र में दी गई है। एक परिभाषा लिख ली प्रोफेसर एली के अनुसार। प्रोफेसर एली के अनुसार परिभाषा है। एली साहब कह रहे हैं बाजार का अर्थ हम उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं। उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्यशील हैं। एली साहब की एक परिभाषा है, इसको देख लें, याद कर लें। हम ये नहीं कहते कि 100% क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहते हैं इस मॉडल पेपर से कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको एक तरीका पता होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए इसको देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह वाणिज्यिक बैंक से क्या आशय है? वाणिज्य बैंक से क्या आशय है? बैंक से क्या आशय है? आपका कॉमर्शियल बैंक के बारे में पूछ रहा है, तो आइए चलिए लिखते हैं कॉमर्शियल बैंक। आंसर वाणिज्यिक बैंक से आशय वाणिज्यिक बैंक से आशय, वाणिज्यिक बैंक से आशय। सबसे पहले इसके उत्पत्ति के बारे में जान लें। बैंक कहाँ से बना, कैसे बना। बैंक शब्द की उत्पत्ति, बैंक शब्द की उत्पत्ति, बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई है। शब्द बैंकों से हुई है, ठीक ना। जो फ्रेंच भाषा के शब्द बैंक्स बैंक से बदलकर अंग्रेजी भाषा के बैंक बन गया। बैंकों का अभिप्राय ब्रेंच से है। बैंकों का अभिप्राय ब्रांच से है। पहले जमाने में जो साहूकार महाजन, अब देखिए यहीं लिख रहे हैं कहानी। तो पहले ज़माने में जो साहूकार महाजन थे, बेंच पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के मुद्रा का लेन देन करते थे, उसी ब्रेंच से यहाँ बैंक शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। वही लिख रहे हैं, लिख लें। पहले ज़माने में जो साहूकार महाजन वर्ग थे, महाजन वर्ग थे, वे बेंचों पर बैठकर
बैठकर बैठकर मुद्रा का लेन देन करते थे। मुद्रा का लेन देन करते थे, ठीक ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है, जो मुद्रा का लेन देन करती है, जो मुद्रा का लेन देन करती है और साख का सृजन करती है, और साख का सृजन करती है। ये आ गया। अब परिभाषा एक लिख लेते हैं प्रोफेसर किनले के अनुसार। प्रोफेसर किनले के अनुसार एक परिभाषा लिख लेते हैं। जितने अच्छे तरीके से लिखा जाएगा उतने अच्छे नंबर में, 2 नंबर में अभी लग रहा हो वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हो सकता है एग्जामिनर को अच्छा लगे कि 2 नंबर पूरा दे दे। ठीक। अब मान लीजिए 10 लाइन याद करके गए, लिखने बैठे 2 लाइन ही याद आती है, तो इसे 2 लाइन लिखेंगे तो भी तो नंबर मिलेगा। और 2 ही लाइन याद करके जाएं, पढ़ के जाएं, तब क्या होगा, बाई चांस वो भी भूल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आइए थोड़ा लिखते चलते हैं। प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है तथा लोग अपना पैसा उसमें जमा करते हैं, तथा लोग मतलब जनता, लोग अपना पैसा क्या, रुपया, पैसा उसमें जमा करते हैं जब उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती है, जब उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बैंक में पैसा इंसान कब जमा करता है, जब उसके खर्चे से अधिक पैसा बचेगा तभी तो बैंक में जमा होगा। तो ये क्या है, ये आपका बैंक की परिभाषा हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको देख लें एक बार।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? अस्फीति अंतराल को परिभाषित कीजिए। अस्फीति स्फीति अंतराल को परिभाषित कीजिए। चलिए जी आंसर लिखते हैं। अस्फीतिक अंतराल से यहाँ से अस्फीति अंतराल से आशय अस्फीति अंतराल वह स्थिति है अस्फीति अंतराल वह स्थिति है जब मांग और आपूर्ति के बीच मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन नहीं होता है। संतुलन नहीं होता है। यह तब होता है जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाने के बावजूद वस्तु की कीमत कम हो जाने के बावजूद मांग में भी कमी आती है। मांग में भी कमी आती है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगला लिखते हैं। बचत को निर्धारण करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 15। बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तत्वों के नाम लिखिए। आंसर। बचत को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं, देख लीजिए। बचत को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। सेविंग को किस तरह निर्धारित किया जाता है
उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है आय खर्च। पहला है आय खर्च, मतलब अपनी आय का उपभोक्ता किस प्रकार खर्च कर रहा है, यह उसके बचत को निर्धारित करेगा। दूसरा है बचत करने की आदतें। बचत करने की आदतें, उपभोक्ता के अंदर बचत करने की अगर आदत होगी तो बचत अधिक होगा, नहीं होगी तो बचत कम होगा। ये भी आपका तत्व है। अगला है वित्तीय लक्ष्य। तीसरा है वित्तीय लक्ष्य, मतलब उपभोक्ता जो भी आय कमाने वाला व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति जिसको कहते हैं, अगर वह वित्त को निर्धारित करता है, वित्त को बचा के रखने की कोई भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है तो वह बचत करेगा, नहीं तो बचत नहीं करेगा। अगला है बचत करने की क्षमता। चौथा है बचत करने की क्षमता। बचत करने की क्षमता मतलब जो व्यक्ति हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके अंदर अगर बचत करने की क्षमता है, फिर अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस दशा में ही बचत होगा, नहीं तो बचत नहीं होगा। ये आपके बचत को निर्धारित करने वाले 4 तत्व हैं, इसको आप देख लीजिए। बाकी के अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।